हानि प्रायश्चित। और लेखक डॉक्टर लेखक रमेश डॉक्टर पोखरियाल रमेश निशंक। पोखरियाल निशंक। रिश्ते भी मुट्ठी से रेत की तरह रीत जाते हैं। यह मुकेश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसके लिए तो रिश्ते बगैर जीवन की कल्पना ही बेमानी थी। मामा मामी ना होते तो शायद वह भी नहीं होता। इस भोगी यथार्थ ने उसके पूर पूर में रिश्ते के लिए आस्था जगा दी। और फिर ये रिश्ता, ये तो जीवन साथी का रिश्ता था, अटूट, साथ जीने और साथ मरने का। माँ भी यही सीख दे गई। पिता चल दिए तो अभी साथ साथ चल दी। जीवन साथी ही नहीं तो फिर जीवन कैसा। यह जुनूनी जज्बा उसे विरासत में मिला था। तभी तो रिश्ते की इस डोर ने जरा बल क्या खाया, उसके जीवन की डोर ही टूट गई। वह पागलों सा बदहवासी में रोए बड़बड़ाए जा रहा था। किस जन्म की सजा दे गई हो तुम मारू। मेरा प्यार, मेरे जज्बात, मेरी कुर्बानी, क्या सब बेमानी हो गए। ये जन्मों का रिश्ता, नुपुर का वास्ता भी क्या सब ढोंग था। क्या हम कोई पाप कर बैठे थे जो तुमने हमारी अमानत को कोख से काट फेंका और चलती बनी। मर क्यों नहीं गया मैं यह सब देखने से पहले। चोट खाए पंछी सा वह जमीन पर फड़फड़ाता रहा और फिर कलेजा चीरती गहरी सिस्कियों को अंदर कहीं गहरे में समेट हुआ हमेशा के लिए मौन हो गया। पर अरुणिमा, अब वो अरुणिमा नहीं रही जो उम्मीद के सुर से सुर मिलाती। उसकी अब अपनी अलग ही लय ताल थी। मर्यादित ग्रामीण परिवेश से आई इस छुई मुई सी बाला को आज शहरी उन्मुक्त जीवन ने बिल्कुल ठूंठ और स्वार्थी बना दिया था। इस कदर की आड़े आने पर वह रिश्ते को भी ठोकर मारने से गुरेज नहीं करती। वह टस से मस नहीं हुई। ढीठ और उपहास भरे लहजे में उसने ऐसे मुंह बिचकाया मानो वह कह रही हो, ढोंग है ये सब, कोई किसी के लिए नहीं मरता। फिर उसने ऐसा क्या अनर्थ कर दिया। अगर अपने लिए सोचना पाप है तो उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। वह कुछ आगे बोलती, अचानक नुपुर की चीख से उसकी नींद टूट गई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी, घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। वह सोच में पड़ गई, ये क्या देखा मैंने। आज जब मुकेश को गए पूरा साल होने को आया, तब अचानक ये सपना कैसा, वह भी इस तरह का। वह सिहर उठी, मन के अंतर्द्वंदों से उद्वेलित हो उठा। कहीं यह मुकेश की भटकती आत्मा तो नहीं जो आज मुझे झंझोड़ रही हो, मेरे किए अपराधों को मुझे एहसास दिला रही हो। जाने अनजाने अतीत में मुकेश को पहुंचाई पीड़ा का हर वाक्या आज उसके जेहन में तरोताजा हुआ है। पहली बार उसे लगा कि कितना बड़ा अपराधन है वह। काश आज मुकेश जिंदा होता तो मैं अपने किए की माफी मांग कर उसके सारे गिले शिकवे दूर कर देती। अरुणिमा अपने को कोसने लगी। परंतु जिंदगी कोई रफ कॉपी तो है नहीं जो जब चाहे फेयर कर ले। यहाँ जो बीत गया वह कभी नहीं लौटता, यही जिंदगी है। मुकेश अब बस यादें बनकर रह गया। बचपन में ही माता पिता का साया उठ गया तो मामा मामी ने ही उसे पाला पोसा, बीए कराया और 2 रोटी कमाने लायक बनाया। एक सरकारी दफ्तर में नौकरी पा गया वह। एक दिन मामा के साथ देवी पूजन के लिए गांव गया तो वहीं अचानक अरुणिमा से भेंट हो गई। वह उसे देखकर ठगा सा रह गया। हाथ कितनी फुर्सत में गढ़ा हो गढ़ने वालों ने इसे। तारुण्य से आपूरित सुंदरता की साक्षात देवी, पहली मुलाकात, लेकिन लगा जैसे जन्मों का रिश्ता है। ऐसा सौंदर्य कभी देखा ही नहीं। सुर्ख गोरा रंग, गुलाब से गमकते गाल, बड़ी बोलती आंखें, पहाड़ी नदी सी चंचल, बलखाती पर निर्मल निष्कलंक, रूप रंग का अद्भुत संगम। प्यारी सी यह मूरत आंखों से उसके दिल में उतर आई। 2-3 दिन गांव में रहकर मुकेश शहर लौट आया तो, लेकिन उसका मन हर पल वहीं विचरते रहता। वह उसे पाने को बेताब हो उठा।
इधर नौकरी लगे 2 साल से ऊपर हो गए तो मामा मामी को भी उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वह अपनी इसी आखिरी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाना चाहते थे। मामी से वो बोलते, बस यही एक जिम्मेदारी रह गई है, समय पर घर गृहस्थी बस जाए तो झंझट नहीं रहती। अपने हाथ पांव चलते बच्चे जिम्मेदारी संभाल ले, ठीक रहता है। शाम को मुकेश ड्यूटी से घर लौटा तो मामी जैसे इंतजार में ही बैठी थी। मामा जी पड़ोस में कहीं बैठने गए थे। मामी जी ने चाय बनाई और फिर बातों ही बातों में यह जिक्र भी छेड़ दिया, बेटा घर में बहू आ जाती तो मुझे कुछ आराम मिल जाता। हम लोग अब बूढ़े हो चले हैं, खाली घर काटने को आता है। बाल बच्चे होंगे तो हमारा भी मन लगा रहेगा। मामा जी को तो हर पल तुम्हारी शादी की ही चिंता रहती है। बेटा अब उम्र भी हो गई है, क्यों ना अच्छी लड़की तलाश कर तुम शादी करवा देते। मुकेश को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। वह तो कई दिनों से उलझन में था कि मामा मामी से कैसे बात छेड़े। आज मामी ने खुद ही सारी उलझन दूर कर दी थी तो हाथ आया मौका क्यों गवाता। उसने झट अरुणिमा का प्रस्ताव रख दिया। उसके चेहरे की चमक देख मामी को सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। बोली, बेटा ये काम इतनी जल्दीबाजी के नहीं होते। ये कोई चीज तो है नहीं कि देखी और उठा लाए, फिर पसंद नहीं आई तो वापस कर आए। ये जीवन का सवाल है और जीवन के फैसले दिल से नहीं दिमाग से होते हैं। इसलिए जो भी करो खूब सोच समझ कर करो ताकि आगे पछताना ना पड़े। फिर हम शहर के लोग हैं, हमें शहर व आस पड़ोस भी देखना है। लोग क्या कहेंगे, यही कि इन्हें शहर से कोई लड़की नहीं मिली। फिर अरुणिमा पढ़ी लिखी भी नहीं है, शहर में कैसे निभा पाएगी। बाकी जैसे तुम्हारे मामा जी कहें, मैं तुम्हारी बात उन तक पहुंचा दूंगी। यह कहकर मामी जी रात के खाने की तैयारी में लग गई। जब तक मामा जी लौटते बात आई गई हो गई। रात में सोते समय मामी ने मामा जी को सारी बात बता दी। अगली सुबह चाय पर मामा ने उसे समझाया, बेटा पसंद ही सब कुछ नहीं होती है और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। तुम्हारी मामी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। भावुक मत बनो, पढ़े लिखे हो, दिमाग से काम लो। पति पत्नी जीवन की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, जानते हो। एक भी कमजोर हुआ तो क्या हश्र होगा। इसलिए जो भी जीवन साथी चुनो उसे सोच समझ कर चुनो। अपनी रीत नीत अपने परिवेश का भी ख्याल रखो और यह गांठ बांध लो, बच्चों की पहली गुरु माँ होती है। असली शिक्षा संस्कार उन्हें वही देती है। इसलिए यह तुम पर है कि तुम कैसी संतति कैसा संतान चाहते हो। लेकिन मुकेश का एक ही रट थी, शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से। उसके जिद देख मामा मामी ने हथियार डाल दिए। मुकेश को जैसे सब कुछ मिल गया, जल्दी ही शादी भी हो गई। नए लोग, नया परिवेश, इसलिए शुरू में तो वह काफी डरी सहमी सी रहती, पर धीरे धीरे वह मुकेश को नचाने लगी। जोर जबरदस्ती कर उसे वहां से कमरा भी बदलवा दिया ताकि आजादी से रह सके। मामा मामी को बताया तो वे भी मना नहीं कर पाए। बोले, बेटा जिंदगी तुम्हें गुजारनी है, जहां भी रहो बस राजी खुशी रहो। अरुणिमा पर यहाँ अब कोई बंदिश भी नहीं रही। खुलकर मुकेश से बातें होती। धीरे धीरे मुकेश को लगा कि वह दिमाग की तेज है और उसे पढ़ने का शौक भी है। गांव में 8वीं जमात तक ही पढ़ पाई थी, लिहाजा उसने 10वीं का फॉर्म भरवा दिया। वह ढंग से पढ़ाई कर सके इसलिए मुकेश घर के कामों में भी हाथ बटा देता। यहाँ तक कि इम्तिहान के दिनों में उसे ऑफिस से छुट्टी भी ले ली। अच्छे अंकों से हाई स्कूल पास हो गई तो उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। 1 साल बाद अरुणिमा ने बिटिया नुपुर को जन्म दिया तो मुकेश की खुशी की सीमा न रही। यह खुशी उसने अरुणिमा से बांटनी चाहिए तो वह बड़े नैराश्य भाव से बोली, नुपुर के आने से मैं अब आगे नहीं पढ़ पाऊंगी, हमें कुछ समय रुकना चाहिए था। अरुणिमा के ये शब्द मुकेश को अंदर तक हिला गए।
उसे लगा अरुणिमा पढ़ाई को कितना तवज्जो देती है। उसने सब कुछ छोड़ अब उसे इंटर की तैयारी शुरू करवा दी। परंतु इसके बाद जब उसने ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में प्रवेश लेने की जिद की तो वह बड़ी उलझन में पड़ गया। उसने समझाया, लेकिन नुपुर तो अभी बहुत छोटी है, उसे घर में कौन देखेगा। उसका सवाल पूरा भी नहीं हुआ था कि अरुणिमा बीच में ही बोल पड़ी, इसकी मैंने सारी व्यवस्था कर ली है। शहर में ऐसे कई क्रैच है जहां बच्चों की दिन भर देखभाल होती है। नुपुर भी दिन में वहीं रह लेगी। मुकेश को जैसे सांप सूंघ गया। आमदनी इतनी थी नहीं कि वह अरुणिमा के कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ नुपुर के क्रैच का खर्चा भी उठा सके। उसने अरुणिमा को बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। इसको लेकर कई दिनों तक घर में तनाव रहा। दोनों के उतरे चेहरे और हाव भाव देखकर एक दिन घर आई मामी ने मुकेश से माजरा पूछा तो उसने सारी बात मामी के सामने रख दी। अरे इतनी सी बात पे तुम लोग लड़ रहे हो, इसमें दिक्कत क्या है? नुपुर मेरे पास रह लिया करेगी, बच्चे के साथ मेरा दिन भी लगा रहेगा। उसका मन पढ़ने का है तो उसे पढ़ने दो। मुकेश की बड़ी उलझन सुलझा दी मामी ने, लेकिन घर की माली हालत थोड़ा और सुधर जाए यह सोचकर मुकेश ने अब पार्ट टाइम काम भी शुरू कर दिया। अरुणिमा ने कॉलेज में प्रवेश लिया। दोनों की दिनचर्या बदल गई। अरुणिमा अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो गई तो मुकेश घर का खर्चा पानी जुटाने के जुगाड़ में लगा रहता। कई दिनों तक तो ऐसा ही होता कि दोनों के बीच फुर्सत से बात तक न हो पाती। इधर अब नुपुर ने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया था। अरुणिमा ने बीए के बाद एमए में प्रवेश ले लिया। अब तो वह क्या कर रही है इसका मुकेश से जिक्र तक नहीं करती। हद तो तब हो गई जब मुकेश को बताए बिना वह गर्भपात करवा आई। दूसरे बच्चे का ख्वाब पाले मुकेश को बाद में पता चला तो अब बुरी तरह टूट गया। अरुणिमा को अब अपने भविष्य के आगे किसी की परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि मुकेश उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए कैसे दिन रात मर खप रहा है इसकी भी उसे तनिक चिंता नहीं। बल्कि अब तो वह जितनी आगे बढ़ रही थी मुकेश उतना ही पीछे छूटता जा रहा था। हालत यह हो गई कि अब उसे मुकेश का रहन सहन तौर तरीका भी अखरने लगा। गाहे बगाहे वह मुकेश को टोक दिया करती थी। कभी कभी तो वह यह भी नहीं देखती कि सामने कोई बाहर वाला भी खड़ा है। मुकेश के लिए असह्य होता जा रहा था, लेकिन गृहस्थी में कहीं कोई दरार न आए इस प्रयास में वह सब कुछ चुपचाप सहन कर जाता। एमए फिर पीएचडी। अरुणिमा सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ती जा रही थी। रिसर्च के दौरान तो अरुणिमा को कुछ रकम भी मिलने लगी थी। अब मुकेश पर उसकी निर्भरता भी कम होती जा रही थी। पीएचडी कर अरुणिमा उसी महाविद्यालय में प्रवक्ता पद पा गई। उसकी आकांक्षाओं महत्वाकांक्षाओं की उड़ान अब आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगी थी। इसी बीच अरुणिमा की मुलाकात प्रोफेसर शेखर से हुई। कुछ ही दिनों में वह उसकी प्रतिभा के कायल हो गए। एक दिन उन्होंने अरुणिमा को बताया कि अमेरिका में तो उस जैसी प्रतिभाशालियों के लिए तमाम मौके हैं। यह सुन उसकी उड़ान को और पंख मिल गए। इधर मुकेश से अब अपने मामलों में अरुणिमा कम ही सलाह लेती थी, बल्कि अब तो वह मुकेश को इस लायक भी नहीं समझती थी कि वह उसे सलाह दे सके। किंतु इस बार तो मुकेश से पूछना ही था। अमेरिका में उसे जॉब की अनुमति मिल गई थी। वह इस मौके को किसी सूरत में गंवाना नहीं चाहती थी। परंतु मुकेश तो क्या, मामा मामी व और लोग भी उसके बाहर जाने के कतई पक्ष में नहीं थे। सबके समझाने के बावजूद वह चली गई। 6 माह बाद ही वह नुपुर को भी साथ ले गई। जब तक नुपुर मुकेश के साथ थी तो कभी कभी अरुणिमा को फोन कर लेती या पत्र भेज देती, किंतु अब नुपुर के जाने के बाद तो उसने यहाँ से संपर्क ही समाप्त कर दिया था।
इससे मुकेश बिल्कुल ही टूट गया। उसे अपनी जिंदगी बेईमानी लगने लगी थी। एक दिन इसी हताशा ने उसे खुद ही मौत को गले लगा लिया। यह दुखद सूचना तो अरुणिमा तक पहुंचानी ही थी। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर बहुत भारी मन से मामा जी ने उसे फोन किया और यह सूचना दी, पर अरुणिमा कहाँ आती। वह अब अपनी ही अलग ही दुनिया में मग्न हो गई थी। इसी बीच प्रोफेसर अमन से उसकी नजदीकियां बढ़ गई। वह पढ़ाई के दिनों से ही अमेरिका में थे। वहीं एक अमेरिकी लड़की से विवाह हुआ, लेकिन उसकी स्वच्छंदता से तालमेल न बिठा पाने के कारण जल्द ही तलाक हो गया। इधर अमन और अरुणिमा एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन विवाह के बारे में वे अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी बीच अरुणिमा को भारत से मुकेश के मामा जी का लंबा चौड़ा पत्र मिला। इसमें उन्होंने मुकेश के चले जाने से पूर्व की उसकी सारी व्यथा कथा शब्दों में अंकित करने का प्रयास किया था। बहुत भावुक होकर उन्होंने लिखा था, बेटी, अगले महीने हम श्राद्ध करने जा रहे हैं। उसकी दुखद मौत पर तो तुम ना आ पाई, पर इस समय आ जाओगी तो शायद उस अभागे की भटकती आत्मा को शांति मिल सकेगी। उनके इस अनुरोध का कुछ असर दिखा। पढ़ते पढ़ते वह सोचने लगी कि कितने सालों से वह अपने देश नहीं गई है। इस मौके पर नूपुर को लेकर चली ही जाए तो ठीक रहेगा। पत्र पढ़कर उसने सोचा कि कल ही अमन से इस बारे में बात कर लेगी। क्या जरूरत है जाने की। अगर पुराने संबंधों से इतना लगाव रखोगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो पीछे छूट गया उसे छूट जाने दो। अमन के इन रूखे शब्दों ने अरुणिमा को विचलित कर दिया। वह सोचने लगी, जो इंसान अतीत के अमन के इन शब्दों ने अरुणिमा को विचलित कर दिया। वह सोचने लगी, जो इंसान अतीत के रिश्तों को इतनी सहजता से तिलांजलि दे सकता है, क्या वह उसके साथ ईमानदारी से रिश्ता निभा पाएगा। वह उससे तो कुछ नहीं बोली, लेकिन मन ही मन उसने भारत जाने का निश्चय कर लिया। पर मन में आशंका थी, न जाने वहां उससे कैसा बर्ताव हो। आखिर मुकेश की अप्रत्याशित मौत का अप्रत्यक्ष कारण तो वह खुद ही थी। खैर, देखा जाएगा। मन मजबूत कर वह चल दी। यहां पहुंची तो देखा सब कुछ उसकी सोच के बिल्कुल उलट था। उसे देखते ही मामा की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। कुछ बोले बगैर वह अंदर चले गए। पास ही खड़ी मामी ने उनसे गले से लगा लिया। बोली, बेटी, तुम मुकेश को समझ नहीं पाई। तुम लोगों के जाने के बाद तो वह पागल सा हो गया था। लोग तेरे लिए कुछ तो कहते तो वह भड़क उठता। लोग उसे समझाते कि तुमने अपने स्वार्थ के लिए उसे इस हाल में छोड़ दिया, तो भी वह तेरा ही पक्ष लेता। कहते कहते वह फपक पड़ी। धोती के किनारे से अपनी आंखों पोंछते हुए आगे बोली, लोगों के व्यंग बाण तो वह सह लेता, लेकिन तुम्हारी बेरुखी से बिल्कुल टूट गया। नूपुर को तो वह आखिरी समय तक पुकारता रहा। किसी तरह मन मजबूत कर मामा अंदर से लौट आए। बोले, अच्छा किया बेटी जो तू इस समय आ गई। लोगों का मुंह बंद हो जाएगा और मुकेश की आत्मा को शांति मिलेगी। अरुणिमा अंदर से बहुत बेचैन हो उठी। जिस इंसान को उसने हमेशा अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन पर समझा, उसने कभी उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। और फिर ये मामा मामी, जिन्होंने इतना सब कुछ होने के बावजूद सारे अपराधों से उसे मुक्त कर दिया, वह ऐसे लोगों को छोड़ किनके बीच रह रही थी। वह सियार उठी। उसके सामने मुकेश के साथ बिताए गए एक एक पल चलचित्र की भांति घूम गए। उसे याद आया जब वह ब्याह कर गांव से शहर आई थी, तो किस तरह मुकेश उसे शहर के तौर तरीके समझाया करता था।
उसके पढ़ाई के समय स्वतः ही नौकरी के साथ साथ घर के काम काज भी बखूबी संभाल लेता था। अरुणिमा को आए 2-3 दिन हो चुके थे। इन दिनों में किसी न किसी बहाने मुकेश का जिक्र आ ही जाता। जिन बातों पर उसने कभी साथ रहकर भी गौर नहीं किया, वही बातें आज उसका अंतर मन कचोट जाती। मन में प्रश्न उठते उठते क्या करे अब? वापस विदेश चली जाए या यहीं रहकर जाने अनजाने किए गए अपने पापों का प्रायश्चित करे? नुपुर के मन की टोह लेनी चाहिए। नुपुर के मन की टोह लेनी चाहिए तो उससे सुखद प्रतिक्रिया मिली। दादा दादी बहुत अच्छे हैं माँ। अमेरिका में तो इतना प्यार दुलार लुटाने वाले होते ही नहीं। इतना सुनते ही बेटी को गले से लगा लिया। अरुणिमा ने खुद को धिक्कारा। इन प्यार और स्नेह भरे रिश्तों को छोड़कर कहां भटक रही है तू? उसने तय कर लिया कि अब वह इन सबको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। यहीं रहेगी अपने माता पिता समान मामा मामी के पास और इन्हीं की सेवा में अब अपनी बाकी की जिंदगी गुजार देगी। अपने अब तक के किए गए अपराधों का प्रायश्चित शायद वह इसी तरीके से कर पाए। और ये थी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की कहानी प्रायश्चित, जिसका पाठ कर रहे थे हम। अगली कहानी ईर्ष्या के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।